हम साझेदारी फर्मों का लेखांकन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते के अंतर्गत फर्म में साझेदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों का हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा करने के लिए हम उनके पूंजी खातों के माध्यम से करते हैं। साझेदारों के पूंजी खातों में हम उनके द्वारा लाई गई नगद पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, ऋण, आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, इन सब चीज़ों की प्रविष्टियाँ करते हैं। पूंजी खाता रखने की दो पद्धतियाँ होती हैं। जो पहली पद्धति है वो है स्थिर पूंजी पद्धति, दूसरी जो है वो है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थिर पूंजी पद्धति क्या है। इस विधि के अंतर्गत साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी हमेशा जो है वो स्थिर होती है और साझेदारी की अवधि में इस पूंजी में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं की जाती। इस विधि में साझेदारों के पूंजी खाते अपरिवर्तनीय होते हैं, इसलिए एक अतिरिक्त खाता खोलने की आवश्यकता इसमें होती है, जिसमें साझेदारों से संबंधित अन्य व्यवहारों का लेखा किया जा सके। इस अतिरिक्त खाते को ही हम चालू खाता के नाम से जानते हैं। स्थिर पूंजी के अंतर्गत हम दो खाते खोलते हैं। पहला होता है साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी खाते में साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। साझेदारों की पूंजी प्रति वर्ष एक समान रहती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे हम स्थायी या अपरिवर्तनशील पूंजी खाता भी कहते हैं। दूसरा जो खाता बनता है वो है साझेदारों का चालू खाता। इस खाते में साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी को छोड़कर अन्य व्यवहार कौन कौन से होंगे, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण एवं उस पर ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा आदि, इन सब चीजों का हम लेखा करते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस खाते का क्रेडिट शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में तथा डेबिट शेष जो है वो संपत्ति पक्ष में हम दर्शाते हैं। स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाते बनते हैं, उनका प्रारूप देख लेते हैं। सबसे पहला खाता होता है साझेदारों का पूंजी खाता। एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। जितने साझेदार होंगे उतना रकम का बॉक्स बनता है। जैसे कि 3 साझेदार हैं यहाँ पर, तो ABC, वैसे ही क्रेडिट साइड ABC। सबसे पहले इसमें शेष रकम को लिखते हैं, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे शेष लाया गया, ये होता है पूंजी का शेष। अब यदि क्वेश्चन में अतिरिक्त पूंजी दिया गया है तो उसको हम चाहे शेष लाया गया या बैंक खाते को लिख करके उस राशि को हम शो कर देते हैं। अब इनका टोटल करेंगे और पूरे रकम से हम डेबिट साइड शेष लेगा के नाम से दर्शा देते हैं। बच्चों, दूसरा खाता होता है साझेदारों का चालू खाता। इसका प्रारूप देख लेते हैं। इसमें अगर बैलेंस जो शेष है वो अगर डेबिट में है तो डेबिट साइड हम शेष लाया गया लिखेंगे। यदि क्रेडिट तरफ है तो हम क्रेडिट में शेष लाया गया लिखेंगे। बाकी मदे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेबिट साइड। डेबिट में आता है आहरण खाते से, दूसरा है आहरण पर ब्याज खाते से। यदि लाभ हानि खाता डेबिट दिया है तो हम डेबिट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से डेबिट में 3 मदे आते हैं। क्रेडिट तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट साइड तो शेष लाया गया, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और लाभ हानि खाता यदि क्रेडिट साइड दिया है तो वो बैलेंस। इस प्रकार से हम जिधर का टोटल जाता है, यदि डेबिट का टोटल जाता है तो क्रेडिट में शेष लेगा आएगा, और यदि क्रेडिट का टोटल जाता है तो डेबिट की तरफ शेष लेगा आएगा, और इस प्रकार से हमारा चालू खाता बन जाता है। तो बच्चों, वो था स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत। अब हम देखते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के समस्त व्यवहारों का लेखा उनके पूंजी खाते में ही किया जाता है। इसमें साझेदारों के चालू खाता जो है वो नहीं बनाया जाता। साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं उस पर ब्याज, लाभ तथा हानि का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। इस खाते का शेष जो है वो प्रति वर्ष बदलता रहता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यदि
प्रश्न में कोई जानकारी ना दी गई हो कि किस पद्धति से बनाना है, तो हमेशा यह मानना चाहिए कि साझेदारों के खाते परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील पद्धति के अंतर्गत केवल एक खाता बनता है, वो है पूंजी खाता, जिसमें हम पूंजी का बैलेंस भी लिखते हैं और चालू खाते में आए जाने वाली सारी मदों को इसमें लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले होता है इसमें शेष लाया गया, क्रेडिट में लिखेंगे सबसे पहले शेष लाया गया, दिया है तो पूंजी का शेष क्रेडिट में आएगा, शेष लाया गया। इसके बाद चालू खाते के सारी मदों के अंतर्गत आता है पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि खाता यदि दिया है तो क्रेडिट। और डेबिट साइड आएगा आहरण खाता, आहरण पर ब्याज खाता, और यदि लाभ हानि का डेबिट साइड दिया है तो उसको लिखेंगे। इस प्रकार से हम जिस तरफ का टोटल ज्यादा है उस तरफ का टोटल करके, और जिस तरफ टोटल की कमी होगी उधर बैलेंस को शेष लेगा के नाम से दिखाते हैं। बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो बच्चों, हम इसके माध्यम से अब एक सवाल हल कर लेते हैं। प्रश्न है, अनिल तथा सुनील एक फर्म में 2:1 के अनुपात में क्रमशः रुपए 2 लाख तथा 1 लाख रुपए की पूंजी से साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न विवरण प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न में सारे जानकारी दी हुई है, नीचे दिया है उक्त विवरण का लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में कीजिए, जबकि पहला दिया है पूंजी स्थिर हो और दूसरा दिया है पूंजी परिवर्तनशील हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम पूंजी स्थिर हो के अंतर्गत सवाल की गणना कर लेते हैं। सवाल बनेगा, पूंजी स्थिर हो में 2 खाते बनते हैं, पहला पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। हम अभी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि पूंजी खाता के अंतर्गत केवल पूंजी का शेष और अतिरिक्त पूंजी लिखी जाती है। तो बच्चों, प्रश्न में देख लेते हैं कि पूंजी कितना दिया है और अतिरिक्त पूंजी कितना दिया हुआ है। तो प्रश्न में सबसे पहले पूंजी दी हुई है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। इसी प्रकार से अतिरिक्त पूंजी दी हुई है हमारे क्वेश्चन में 40,000 रुपए और सुनील का 20,000 रुपए। तो ये दोनों राशि हम पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखें। सबसे पहले पूंजी का बैलेंस लिखेंगे, शेष लाया गया 2 लाख रुपए अनिल और 1 लाख रुपए सुनील की तरफ क्रेडिट। अब अतिरिक्त पूंजी की राशि को हम बैंक खाते के नाम से शो करेंगे। बैंक खाते को अनिल का 40,000 और सुनील का 20,000 रुपए। तो बच्चों, अब हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट का टोटल है अनिल का 2,40,000, पूरा हम डेबिट में ले आएंगे और लिखेंगे शेष लेगा 2,40,000 रुपए से, और टोटल को बंद कर देंगे 2,40,000 डेबिट में। तो डेबिट और क्रेडिट अनिल का 2,40,000 से बंद हो गया बच्चों। अब हम क्रेडिट में देखते हैं सुनील का। सुनील का क्रेडिट का टोटल होता है 1 लाख और 20,000, टोटल करेंगे तो 1,20,000, और पूरा जो है वो डेबिट में ला लेंगे, शेष लेगा 1,20,000 से, और हम टोटल को बंद कर देंगे 1,20,000 से। तो बच्चों, पूंजी खाता में केवल पूंजी, और यदि अतिरिक्त पूंजी दिया है तो केवल यही राशि को हम लिखकर पूंजी खाता बंद कर देंगे, और बाकी जो जानकारी है वो सारा का सारा हम चालू खाता में लिखेंगे। तो चालू खाता बना लेते हैं। इसमें अनिल और सुनील 2 साझेदार हैं। सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में आता है पूंजी पर ब्याज। तो क्रेडिट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूंजी कितनी दी हुई है। प्रश्न में पूंजी दिया है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। इसी प्रकार से अतिरिक्त पूंजी दी हुई है 40,000 और 20,000 रुपए। वार्षिक दर दिया हुआ है 6%, तो हमको पूंजी पर ब्याज निकालना है 6%। तो बच्चों, वर्किंग नोट में आ जाते हैं, और वर्किंग नोट में हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पूंजी पर ब्याज 6%। अनिल का दिया है 2 लाख रुपए, 2 लाख का 6% निकालेंगे तो आएगा 12,000 रुपए। इसी प्रकार सुनील का दिया है 1 लाख रुपए, 6% निकालेंगे तो आएगा 6,000 रुपए। बच्चों, अब अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की भी गणना करनी पड़ेगी। अनिल का दिया है 40,000 रुपए और सुनील का दिया है, इसको सुनील का ए और यहाँ पर आएगा एस आ जाएगा बच्चों, इसको आप सुधार लीजिएगा। एस का सुनील का दिया हुआ है 20,000 रुपए, ये भी 6% निकालना है। लेकिन जब कभी भी अतिरिक्त पूंजी दिया रहता है तो यह माना जाता है कि यह वर्ष के मध्य में लाई गई है, इसलिए हम 6 माह का ब्याज उस पर निकालते हैं। तो 40,000 का 6% और साथ में 6/12। इसी प्रकार से सुनील का करेंगे हम 20,000 का 6% और 6/12। तो अनिल का आएगा 1,200 रुपए और
का आएगा 600 रुपये। बच्चों टोटल कर लेंगे। अब अनिल का पूंजी और अतिरिक्त पूंजी का टोटल हमारा कितना आ गया 13,200 और सुनील का जो है वो पूंजी 6,000 और अतिरिक्त पूंजी 600, तो टोटल आ गया 6,600 रुपये। तो बच्चों इसकी पोस्टिंग अब हम कर लेते हैं चालू खाते में। पूंजी पर ब्याज हम अनिल का लिख दिए 13,200 क्रेडिट और सुनील का लिख देंगे 6,600। बच्चों अब प्रश्न में देख लेते हैं और क्या चीज दिया हुआ है। अब प्रश्न में दिया हुआ है वेतन और कमीशन। वेतन केवल अनिल का दिया है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे चालू खाते की क्रेडिट में वेतन, और वो भी केवल अनिल में दिया है, तो अनिल में लिखेंगे 5,000 और सुनील में डैश कर देंगे। बच्चों प्रश्न में कमीशन दिया हुआ है, ये भी चालू खाते के क्रेडिट में आता है। अनिल का 2,000 और सुनील का 1,000 रुपये, तो इसको हम लिख देंगे कमीशन में अनिल का 2,000 और सुनील का 1,000 रुपये। अब लाभ का भाग दिया हुआ है, अनिल का 4,000 सुनील का 2,000 रुपये, ये भी क्रेडिट साइड आता है, तो लाभ हानि लिख देंगे अनिल में 4,000 सुनील में 2,000 रुपये। प्रश्न देखते हैं बच्चों और आगे क्या जानकारी दी हुई है। आहरण की राशि दी हुई है। आहरण पर ब्याज दिया हुआ है 200 रुपये और 100 रुपये, और आहरण ऊपर में दिया हुआ है 10,000 और 5,000 रुपये। तो ये दोनों चीज आते हैं हमारे चालू खाते के डेबिट पक्ष में। तो सबसे पहले आहरण लिख लेते हैं, अनिल का 10,000 सुनील का 5,000। आहरण पर ब्याज भी दिया हुआ है प्रश्न में, अनिल का 200 और सुनील का 100 रुपये। तो बच्चों ये पूरी जानकारी हमने क्या कर दिया, चालू खाते में लिख दिया जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था। अब हम सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। पहला साझेदार है हमारे पास अनिल। देखने से हमको समझ में आ रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, देखने से समझ में आ गया क्योंकि डेबिट में केवल 10,200 है। तो क्रेडिट में अनिल का टोटल हम कर लेते हैं, टोटल आता है 24,200 रुपये। 24,200 में हम अगर घटा देते हैं 10,200 रुपये, तो हमारा शेष लेगा बैलेंस डेबिट में आएगा 14,000 रुपये, और अनिल का टोटल हम बंद कर देंगे 24,200 से डेबिट भी बंद हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया अनिल का। अब आ जाते हैं हम सुनील के। सुनील का भी टोटल हम देखते हैं तो क्रेडिट में ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल हम कर लेंगे सबसे पहले 9,600 रुपये। अब डेबिट में देखते हैं 5,100 हटा देंगे तो शेष हमारा बचेगा 4,500 रुपये, और डेबिट का सुनील का टोटल हम कर देंगे 9,600 रुपये से बंद कर देंगे। इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट वो बराबर हो जाता है। तो बच्चों वो था जब पूंजी स्थिर पद्धति से बनाई गई। अब हमें बनाना है, क्वेश्चन में सेकंड पद्धति दी है जब पूंजी परिवर्तनशील हो। तो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है जब परिवर्तनशील होता है तो केवल एक खाता बनता है और वो है पूंजी खाता, जिसमें हम पूंजी का भी बैलेंस लिखते हैं और चालू खाते का भी बैलेंस लिख करके बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बना लेते हैं पूंजी खाता। इसमें एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता। इसमें पूंजी का सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। शेष लाया गया प्रश्न में दिया हुआ है, हम देख चुके हैं। तो शेष लाया गया 2 लाख रुपए और सुनील का 1 लाख रुपए। इसी प्रकार से अतिरिक्त पूंजी प्रश्न में दी हुई है, तो क्रेडिट में आएगा अनिल का 40,000 रुपए और सुनील का 20,000 रुपए। ये सब कुछ हमने पिछला बना चुका है। इसी प्रकार से पूंजी पर ब्याज खाते को हम वर्किंग नोट में अभी सॉल्व कर चुके हैं, वर्किंग नोट में निकाले हैं। तो हम उस प्रकार इसमें से ले लेंगे 13,200 रुपए अनिल का और सुनील का 6,600 रुपए। तो इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज हो गया। वेतन केवल अनिल का दिया हुआ है, सुनील में डैश। कमीशन दिया हुआ है 2,000 और 1,000 रुपए, और लाभ हानि दी हुई है 4,000 और 2,000 रुपए। तो बच्चों परिवर्तनशील खाते में चालू खाता और पूंजी खाते को दोनों को मिला करके हमने इसमें पूंजी खाते में सारी डिजिट्स को लिख दिया। इसी प्रकार से डेबिट साइड आहरण दिया है अनिल का 10,000 रुपए, सुनील का 5,000 रुपए। आहरण पर ब्याज अनिल का 200, सुनील का 100 रुपए। तो बच्चों यहाँ भी अनिल का सबसे पहले हम देखते हैं और क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा दिख रहा है। तो क्रेडिट का जब हम टोटल करते हैं तो आता है 2,64,200 रुपये, और डेबिट का टोटल है 10,200 रुपये।
घटा देंगे बच्चों तो हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो आएगा 2,54,000 रुपए डेबिट में शेष लेकर। अनिल का टोटल डेबिट में बंद कर देंगे, क्रेडिट के बराबर टोटल अब आ जाएगा 2,64,200 रुपए। अब बच्चों सुनील का टोटल देख लेते हैं। सुनील का टोटल भी क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट का टोटल हम पूरा कर लेते हैं, आता है 1,29,600 रुपए और डेबिट में 5,100 रुपए को हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो शेष लेगा हमारा राशि आ जाता है 1,24,500 रुपए। और बच्चों डेबिट का टोटल हम कर देंगे 1,29,600 रुपए डेबिट का टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा डेबिट और क्रेडिट अनिल और सुनील का जो है वो बैलेंस डेबिट में आ जाएगा और टोटल बराबर कर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आज आपने देख लिया स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत कैसे खाते बनते हैं और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत खाते किस प्रकार बनते हैं। अब आप सारे सवाल इसके आधार पर क्रियात्मक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।